Myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor, PG Department of Chemistry, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट के पेपर 3 में फेज रोल में नर्स नियम के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने नर्स लॉ के 2 एप्लीकेशन पढ़े थे, उसको कंटिन्यू करते हुए हम आगे इसके उपयोग डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है संकुल आयन बनने वाले रासायनिक साम्य का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। वितरण नियम की सहायता से कई अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांक का अध्ययन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल H2O अगर क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो HCl और HOCl बनता है। अमोनियामय जल में कॉपर सल्फेट विलयन से संकुल आयन CuNH3 का बनना, आयोडीन व आयोडाइड आयनों के मध्य की क्रिया आदि कई रासायनिक अभिक्रियाओं का वितरण नियम के आधार पर सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम आयोडीन आयोडाइड साम्य का अध्ययन करते हैं। इसमें Ki प्लस I2 जो है वो Ki3 देता है, I माइनस प्लस I2 I3 माइनस आयन देता है। इस अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम आयोडीन को कार्बन डाइसल्फाइड व जल में वितरण गुणांक Kd ज्ञात कर लेते हैं। अब कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन का एक विलयन बनाकर उसको पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन के साथ भली भांति हिलाते हैं। आयोडीन CH2 सतह से जलीय सतह में वितरित होगा, जिसमें वह Ki के निम्नानुसार क्रिया करके संकुल Ki3 बनाएगा। कार्बन डाइसल्फाइड सतह में साम्यावस्था में आयोडीन की सांद्रता ज्ञात हो व वितरण गुणांक का मान ज्ञात हो तो पोटेशियम आयोडाइड विलयन में मुक्त आयोडीन की मात्रा को वितरण नियम की सहायता से आसानी से परिकलित किया जा सकता है। यदि पोटेशियम आयोडाइड की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात हो तो साम्यावस्था में आयोडाइड व I3 माइनस का मान भी आसानी से परिकलित किया जा सकता है। अतः निम्न अभिक्रिया I2 माइनस I माइनस गिव राइज टू I3 माइनस के साम्य स्थिरांक होगा K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ I3 माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन। तीनों सांद्रताओं का मान रखकर हम साम्य स्थिरांक को परिकलित कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर या वितरण सूचक। वितरण नियम का उपयोग से हम आयोडीन के अनुमापन को अधिक सही ढंग से कर सकते हैं। आयोडीन के अनुमापन आयोडोमिति और आयोडीमिति में सामान्यतः स्टार्च सूचक का उपयोग किया जाता है, लेकिन स्टार्च सूचक की कुछ कमियां हैं, अतः उसके स्थान पर किसी कार्बनिक विलायक जैसे CH2, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि का प्रयोग अधिक सफलतापूर्वक किया जा सकता है। कार्बनिक विलायक व जल में आयोडीन के वितरण गुणांक का मान अत्यंत उच्च होता है। उदाहरण के तौर पर CH2 व जल में आयोडीन के का वितरण गुणांक का मान 410 होता है। अर्थात यदि जल में आयोडीन की अत्यंत अल्प मात्रा भी हो तो कार्बनिक विलायक डालने पर वह बहुत अधिक अनुपात में वितरित होकर आ जाएगी और
कार्बनिक विलायक की सतह गहरे बैंगनी रंग की हो जाएगी और अनुमापन के अंतिम बिंदु पर वह कार्बनिक सतह रंगहीन हो जाएगी। इस प्रकार कार्बनिक विलायक की सतह एक सूचक का काम करती है और सूचक जो वितरण नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हो उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर या वितरण सूचक कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण इसका उपयोग निष्कर्षण की प्रक्रिया या द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन है। निष्कर्षण की प्रक्रिया किसी विलय के निष्कर्षण में अत्यंत उपयोगी साबित होती है। इसका उपयोग प्रयोगशाला एवं उद्योग दोनों स्थानों पर किया जाता है। कोई पदार्थ यदि विलयन अवस्था में है तो उसके पृथक्करण की यह सर्वोत्तम विधि है। इसके लिए सर्वप्रथम एक ऐसा विलायक को चुनते हैं जो इस विलयन वाले विलायक में अविलय हो और जिसमें वह विलय पदार्थ उस विलयन वाले विलायक से अधिक विलयशील हो। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कार्बनिक पदार्थ जल में विलय हो और उसे एक जलीय विलयन से पृथक करना हो तो हम ईथर, बेंजीन या क्लोरोफॉर्म जैसा कोई विलायक लेंगे जो जल में तो अविलय होता है पर कार्बनिक पदार्थ जल की अपेक्षा अधिक विलयशील होते हैं। उपयुक्त विलायक का चुनाव करने के बाद हम उस विलयन को उस विलायक के साथ भली भांति हिलाते हैं। ऐसा करने पर सोल्यूट पदार्थ स्वयं को विकृत करता है और इस विलायक में अधिक विलयशील होने के कारण वह अधिक विकृत हो जाता है। अब इस सतह को पृथक कर लिया जाता है और आसवन द्वारा विलायक को दूर करके उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को दोहराकर विलय पदार्थ को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। निष्कर्षण के प्रक्रम में दिए गए विलायक की संपूर्ण मात्रा को एक ही बार में प्रयुक्त करने की अपेक्षा छोटे छोटे भागों में एक से अधिक बार निष्कर्षण की प्रक्रिया को दोहराया जाए तो निष्कर्षण अधिक सफलतापूर्वक होगा। निष्कर्षण के लिए हम एक सामान्य सा नियम बना सकते हैं कि अधिक पूर्ण एवं कम खर्चीले निष्कर्षण हेतु दिए गए विलायक के छोटे छोटे भागों में अधिक बार निष्कर्षण की प्रक्रिया को दोहराना चाहिए। किसी विलयन में से एक से अधिक बार निष्कर्षण करने में पदार्थ की कितनी मात्रा निष्कर्षण हो पाती है इसके लिए एक सामान्य सूत्र परिकलित करते हैं। माना कि एक विलयन के V वॉल्यूम में W ग्राम पदार्थ घुला हुआ है। माना कि इसे दिए गए विलायक के ml से बार बार निष्कर्षण किया जाता है। माना कि पहले निष्कर्षण के बाद विलयन में पदार्थ के W1 ग्राम बच जाते हैं। अतः मूल विलयन में पदार्थ की सांद्रता W1/V होगी और ईथरीय विलयन में W-W1/V' होगी। वितरण के नियम अनुसार KD = W1/V W-W1/V'। W1 = W KD V/KdV + V'। इसी प्रकार माना कि द्वितीय निष्कर्षण के बाद मूल विलयन में पदार्थ के W2 ग्राम बच जाते हैं। अतः W2 = W1 KdV
अपॉन KdV प्लस V डैश। समीकरण 30 में W1 का मान रखें तो W2 इज इक्वल टू W KdV अपॉन KdV प्लस V डैश होल स्क्वायर। अतः n निष्कर्षण के बाद विलयन में पदार्थ का शेष बचा Wn निम्न समीकरण के अनुसार परिकलित किया जा सकता है। Wn इज इक्वल टू W KdV अपॉन KdV प्लस V डैश होल n। चूंकि KdV W सब स्थिरांक हैं, अतः Wn का मान n और V डैश पर निर्भर करता है। निष्कर्षण की अधिक दक्षता प्राप्त करने के लिए Wn का मान कम होना चाहिए और यह तब संभव होगा यदि n का मान अधिक हो और V डैश का मान कम। अतः सफल पृथक्करण के लिए सदैव विलायक की कम मात्रा का प्रयोग करके अधिक बार निष्कर्षण करना चाहिए। निष्कर्षण प्रक्रम के उपयोग या एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। पहला, इस सिद्धांत के आधार पर हम भारात्मक आकलन या ग्रेविटेशनल डिटर्मिनेशन में अवक्षेप के वॉशिंग की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। वहाँ यह मानते हैं कि अशुद्धि का वितरण अवक्षेप तथा विलायक के मध्य हो रहा है। अतः अवक्षेप को धोते समय हम उपयुक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए समस्त विलायक को एक ही बार में प्रयुक्त करने की अपेक्षा विलायक के थोड़े थोड़े भाग से अधिक अवक्षेप को अधिक बार धोते हैं। सेकंड, आर्जेंटीफेरस लेड के पार्क विधि द्वारा सिल्वर प्राप्त करते समय हम उपयुक्त सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। पिघले हुए आर्जेंटीफेरस लेड में पिघला हुआ जिंक डालते हैं। पिघला हुआ सिल्वर पिघले हुए लेड व पिघले हुए जिंक में वितरित हो जाता है। क्योंकि सिल्वर का वितरण गुणांक लेड की तुलना में जिंक में 300 गुना होता है, अतः अधिक से अधिक सिल्वर पृथक होकर जिंक की सतह में आ जाता है, जिससे सिल्वर को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पिघले हुए जिंक की थोड़ी थोड़ी मात्रा को अधिक बार प्रयुक्त करके सिल्वर की अधिकतम मात्रा प्राप्त कर ली जा सकती है।